जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसॉफिकल जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसॉफिकल जूलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। प्रमाण पक्ष में जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपाद होना ऊंचे पेड़ों की पत्ती पर निर्भर रहने का कारण संभव हुआ है। दूसरा, सर्प की टांगों का लुप्त होना। बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने से टांगें लुप्त हुई। तीसरा, जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पादजा का विकास। चौथा, मांसाहारी में तीखे नाखूर नखर युक्त पंजों का विकास। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। वीर्जमैन ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया था। इसका निष्कर्ष यह निकला था, पहला, जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तीसरा, विभिन्नताएं जनन द्रव्य द्वारा ही वंशानुगत होती है अर्थात अगली पीढ़ी में जाती है। सिद्धांत का खंडन वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। चूहों की 20-22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते हैं परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। निष्कर्ष, सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती हैं। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत या डार्विनवाद। ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने दिया था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया। डार्विन के प्रमुख विचार निम्न हैं। जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा, जीवन संघर्ष होता है, अंतरजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय। तीसरा, विभिन्नता है। चौथा, योग्यतम का आवरण। पांचवा, अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति। छठवां, नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता तथा अनुकूल लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित, सुसंगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का विकास होता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीव जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता वरन उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जिनकी संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित है जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों में को एक वर्ग में रखा गया जैसे मछलियाँ पिसीज वर्ग में, मेढक एम्फीबिया वर्ग में, जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीव को एम्फीबिया वर्ग में जैसे मेढक। तीसरा, रेंगने वाले जीव को रेप्टिलिया वर्ग में। चौथा, उड़ने वाले पक्षियों के एविज वर्ग में। पांचवा, स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी कार्डेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण जैसे व्हेल, मछली, चमगादड़, कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी है। समजात अंग वे अंग जिसकी
आंतरिक संरचना समान होती है परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उनको समझाता कहलाते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ व पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद चलने में व मनुष्य के अग्रपाद वस्तु को पकड़ने में। समृद्धि अंग जिसकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो। जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण एवं चमगादड़ के पंख अग्रपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। अवशेषी अंग वे अंग जो किसी जीव के पूर्वजों से में विकसित थे एवं कार्यशील थे परंतु जैव विकास का प्रक्रिया के दौरान इसकी उपयोगिता धीरे धीरे लुप्त हो गई है। परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कर्ण पेशियाँ, आँख में निमेषक पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले दंतरत्नक दाँत, पुच्छ का शेरुका, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला एवं अंतिम हिस्सा। नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पुच्छ पाए जाते हैं जिससे प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण सभी पृष्ठवंशीय जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक में अल्प आयु भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज एक समान रहे होंगे। इस हेतु हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराता है। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के बीच विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस, एटीपी, निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन, सजीव का लक्षण बहुगुणन करता है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी का यूग्लिना ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण। कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस, एटीपी, निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन, सजीव का लक्षण बहुगुणन करता है। पादप व जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण एवं हरित लवण का पाया जाना पादप जगत का लक्षण है। एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेट्स है। इनमें दोनों संघों के गुण पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस एकिडना पक्षी तथा स्तनधारी के बीच अंडे देना तथा शरीर पर बाल एवं दुर्ग ग्रंथियाँ। फुसफुस मछली पीसीज एवं एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप रेप्टाइल्स एवं पक्षियों एबीज के बीच की योजक कड़ी है। इनमें सरीसृपों की तरह चोंच में दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाया जाता। इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वायरस, यूग्लिना, पेरिपेट्स, डकबिल, प्लेटिपस एकिडना, फुसफुस मछली ये सभी जीवित जीवाश्म भी कहलाते हैं। जीवाश्मीय प्रमाण डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना। घोड़े के विकास क्रम इसका आकार, आकृति, पंजे के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू, ध्रुवी भालू एवं न्यूजीलैंड के पेंगुइन आदि महाद्वीपों के पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण प्रत्येक जीव का जीव द्रव्य मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीवों में समान कार्य के लिए एक जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अमीबा में व मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। हार्मोन सभी विविध पृष्ठवंशियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। कार्यकीय
से जैव विकास के प्रमाण। सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर के मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती है। आनुवंशिकी से प्रमाण। समान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग समान होती है, जैसे मानव में 46 और चिंपैंजी में 48। सजीवों के लक्षण। सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर निर्जीवों को सजीवों से सजीवों में अंतर कर सकती है। आकृति एवं माप। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। गति सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में जैसे छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर पाई जाने वाली गति। प्रचलन जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे कूटपाद अमीबा में, पक्षमाभिका सीलिया पैरामीशियम में, कच्छा फ्लैजिला पद फूड मानव व अन्य मैमल्स में। कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीव का निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। उपापचय मेटाबॉलिज्म में प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। उपचय एनाबॉलिज्म। जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसमें से शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अपचय कैटाबॉलिज्म। विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थों का नाश होता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में अपचय एनाबॉलिज्म। अपचय जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। अपचय कैटाबॉलिज्म। विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थों का नाश होता है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जैसे श्वसन में एटीपी का बनना। पोषण। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। पादप स्वयंपोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। वृद्धि एवं विकास। सभी जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन की ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी सजीवों में जीवन पर्यंत पाई जाती है। C6H2O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा एटीपी के रूप में। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। उत्सर्जन। उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ के उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कांटा लगने पर पैर का अचानक हटाना, ठंड से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपनों के उदाहरण है। भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपन है। जनन। प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति का निरंतरता का अस्तित्व बनाए रखता है। जीवधारी का वर्गीकरण। सरता और अरस्तु ने जीव जगत को दो समूहों में बांटा था, वनस्पति समूह, जंतु समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में सभी जीवधारियों को पादप व जंतु जगत में वर्गीकृत किया। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों एवं उनके सिद्धांतों के प्रवर्तक। सिद्धांत एवं नियम। प्रवर्तक कर्ता। उत्परिवर्तन के सिद्धांत
के प्रवर्तक ह्यूगो डीब्रीज है। जीव द्रव्य के सिद्धांत के प्रवर्तक हर्टविग है। द्विनाम पद्धति के सिद्धांत के जनक कैरोलस लिनियस है। आनुवंशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन एवं स्वान है। डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का सिद्धांत नियम लैमार्क है। डीएनए वाटसन एवं क्रिक है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क है। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी के जनक थॉमस एल्वा एडिसन है। जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण पंच जगत की अवधारणा 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का स्थान व्हिटकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। व्हिटकर ने सभी जीवों को निम्नलिखित पांच जगत किंगडम में वर्गीकृत किया। मोनेरा जगत। इस जगत में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया शामिल है। इस जगत में तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच की स्थित यूग्लिना इस जगत में शामिल है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जीव जगत में शामिल हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। तीसरा कवक जगत। इस जगत में परपोषित तथा यूकैरियोटिक जीवधारी पाए जाते हैं, जिनमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है। इनमें परजीवी तथा मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जैसे एल्बुगो, एगैरिकस आदि। पादप जगत। इस जगत में शैवाल व बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल हैं। प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। इसमें दो प्रकार की जीवन पद्धति पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित, प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित। प्रोटोजोआ साधारणतः इसी जगत में पाए जाते हैं। जंतु। इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु, समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग होते हैं। नोट। जाति स्पीसीज वर्गीकरण का सबसे छोटी तथा आधारभूत इकाई है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जीव, जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया। इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं, जो क्रमशः प्रथम भाग जीव के वंश जीनस और द्वितीय जाति स्पीसीज का द्योतक है, जैसे एलियम सेपा प्याज का है, जहाँ एलियम वंश को और सेपा जाति को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस वाशिंगटन में द्विनामकरण पद्धति अंग्रेजी एवं फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई थी। लिनियस शब्द को संक्षिप्त रूप लिन है। इसका अर्थ है कि सर्था लिनियस ने मानव जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा था। कुल जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का होमो सैपियंस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, मधुमक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिका मेस्टिकम, सरसों का ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस्ट, मेढक का राना टिग्रिना, डाक का कैनिस फैमिलियर, गाय का बॉस इंडिकस, धान का ओराइजा सटाइवम, मटर का पाइसम सटाइवम, चना का क्रिकर एरिट्रिनम। कोशिका विज्ञान। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम में झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान। कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका अर्धपारगम में झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की सल्तनत को 1665 में कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी।
कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 में कार्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीव में कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान लीवेनहॉग ने की थी। सर्वप्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार 1932 में नालवरस्का ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 में स्लाइडेन एम जे स्लाइडेन व स्वान ने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 में एक मत कोशिका की उत्पत्ति के लिए दिया था। ओमनस सेलुला इसेलुला अर्थात नई कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाएं से ही बनती हैं। सजीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की ऑस्ट्रिच एग होती है, जिसकी लगभग साइज 170 × 155 mm होती है। सजीव की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा व जीवाणु व पीपीएलओ में होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका से लार्वा शीर्ष लगभग 1 मीटर का होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बैक्टीरिया या जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास आदि है। फ्लेमिंग ने 1880 से 82 में क्रोमैटिन की खोज तथा कोशिका का समसूत्री विभाजन माइटोसिस का सिद्धांत दिया था। वाटसन व क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। स्ट्रासबर्ग ने 1884 में पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में केंद्रक की भूमिका के बारे में बताया था। वाल्डेयर ने 1888 में गुणसूत्र का नामकरण किया था। कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में गॉल्जी काय की खोज की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जिसे उसने बायोप्लास्ट नाम दिया था। सी बेंडर ने 1898 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। वायरस के कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी ड्यूबे ने की थी। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण पुंजकिंजे के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसीलिए इस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद रहता है। केंद्रक द्रव्य कोशिका में केंद्र पाया जाता है। जीव द्रव्य में 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81 संबंधी 19 होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाएं की आकृति उभयतल, तंत्रिका कोशिकाएं की लंबी, पतली और शाखान्वित। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्रमशः 81 संबंधी 19 होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल की मात्रा पाई जाती है। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति उभयतल, तंत्रिका कोशिका की लंबी, पतली और शाखान्वित। जीवाणु कोशिका की वक्रित छड़ के आकार की। शैवाल कोशिका की अंडाकार एवं कशाभयुक्त। परागकण गोलाकार एवं कांटेदार। विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। एक कोशिकीय अंडा। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है तथा सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा संपादित किया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना बैक्टीरिया या जीवाणु या क्लैमिडोमोनास आदि। बहुकोशिकीय। इनका शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है तथा सभी कार्य कोशिकाओं के समूह के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे केंचुआ, मेढक, मछली, पक्षी, मनुष्य आदि। प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनमें केंद्रक व अर्धविकसित व
बिना केंद्रक झिल्ली के होता है जीवाणु, विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा और नीरहरित शैवाल। इनमें कोशिकांग का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक के चारों ओर पूर्ण विकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जो सभी पौधे व जंतुओं में उपस्थित होती है। इनमें पूर्ण विकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादपों में सेलुलोज की व जंतुओं में लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर कठोर आवरण होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है तथा यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य होती है तथा यह कुछ पदार्थों को गबन करने देती है, इसलिए यह चयनात्मक झिल्ली सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। वैज्ञानिक हेक्सले ने बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। जोहानसन पुरकिंजे ने 1839 में जीवित पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया था। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका वृद्धि, जीवाणु एवं प्रतिकोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा दृढ़ आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका भी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन या पेप्टाइड या म्यूरिन होता है। कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली एक जैव झिल्ली है जो वातावरण से सभी जीव कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है। प्रमुख विभिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने या बाहर निकलने से में नियंत्रण करते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रतिकृति 1972 में सीगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था, जिसे तरल कृति के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के और तरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिड द्विस्तर के भीतर प्रोटीन पारस्परिक गति करता है। तारककाय की खोज बेंडेन व नामकरण टी बोवरी ने किया था। तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। केवल शैवाल को व कवक को छोड़कर पाया जाता है। तारककाय कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन के समय तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। कोशिका अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने किया था। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जिन अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें खुरदरी या रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें खुरदरी या रुक्ष अंतःद्रव्य जालिका आरईआर कहते हैं। जिस अंतःद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम्स का अभाव होता है उन्हें चिकनी अंतःद्रव्य जालिका एसीआर कहते हैं। गोल्जी का इसे कोशिका का यातायात प्रबंधन ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य लाइसोसोम का निर्माण या लिपिड का निर्माण, वसा या लिपिड का संचय, कोशिकीय पदार्थों के स्राव व शुक्राणुओं में एक्ट्रोसोम का निर्माण करना है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी तथा इसे सभी कोशिकांगों की मां सेल गर्ल गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक एंड्रिकुलम एंड लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। यह आरबीसी, जीवाणु, नीलहरित शैवाल व माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टीरियोसोम भी कहा जाता है। यह लाइसोसोम व पराक्सीसोम के निर्माण में सहायक होता है। गोल्जी काय के ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। इसकी मुख्य कार्य बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन, अंतः कोशिका पाचन, स्वपन स्पष्टीकरण, ऑटोलिसिस व कोशिका विभाजन है। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली व कोशिका का पाचन केंद्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने व नामकरण सी बेंडा ने किया था। इसमें ऊर्जा का निर्माण व संचय एटीपी के रूप में होता है। इसको श्वसन का केंद्र कहते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। इसे कोशिका का सक्रिय पावर हाउस ऑफ सेल कभी कहा जाता है। लव प्लास्टिक की खोज हेकेल ने की थी। ये केवल पादप कोशिकाओं में हो गया। लवक प्लास्टिक की खोज हेकेल ने ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह तथा अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले घोल या
अंडाकार रचना लवक होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं: हरित लवक, अवरित लवक, वरित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक नामक हरे रंग का लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसके अंदर की ओर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अवरित ल्यूकोप्लास्ट यह एक रंगहीन लवक है जो जड़ और भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। ये स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। वरित लवक क्रोमोप्लास्ट। ये पौधे के रंगहीन भागों को स्वयं पंखुड़ियों तथा फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। ये पीले, लाल तथा नारंगी रंग के लवक हैं। उदाहरण: टमाटर में लाइकोपेन, चुकंदर में विटामिन तथा गाजर में कैरोटीन आदि वर्णक के कारण इसका रंग निर्धारित होता है। नोट: वनस्पति को पराबैंगनी कीड़े के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक है। फाइकोसाइनिन। जीवाणु नीलहरी शैवाल व लवक में नहीं पाए जाते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। जीवाणु नीलहरी शैवाल व कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण व चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन व ज़ैंथोफिल के कारण होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम Mg+2 तत्व पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की खोज प्रहलाद ने की थी। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म या प्रोटीन का कारखाना या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यह आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है जिसका निर्माण केंद्रिका न्यूक्लियस के द्वारा होता है। राइबोसोम्स 2 प्रकार का होता है: 70S, 80S। रिक्तिका या रसघानी। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट कहलाता है। यह पादप कोशिका में बड़ी व जंतु कोशिका में छोटी होती है। जंतु कोशिका में ये जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये कठोरता प्रदान करती है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर: पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं, जंतु में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं। पादप में लवक पाए जाते हैं, जंतु में लवक नहीं पाया जाता है। तारककाय पादप में अनुपस्थित होता है और तारककाय जंतु में उपस्थित होता है। इसका आकार पादप का आकार आयताकार होता है और इसका आयताकार। इसका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल पदार्थ होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जीवाणु व नीलहरित शैवाल में केंद्रक के स्थान पर क्रोमैटिन पदार्थ प्रोटीन कोशिका के मध्य में फैला होता है। केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% आरएनए व 5% डीएनए होता है। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है, जिसे वे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागे, आरएनए, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जिसका कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है। क्रोमैटिन धागे डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं तथा डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ व जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर की सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रिया को नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कोशिका का निदेशक व नियंत्रक भी कहते हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम्स होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। और आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का एक्स-रे विवर्तन विधि द्वारा विस्तृत अध्ययन विलिकन्स व फ्रैंकलिन ने किया था। डीएनए का द्रव्यमान पिकोग्राम में मापा जाता है तथा डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं।
गुणसूत्र क्रोमैटिन के वे धागे जो कोशिका का विभाजन के समय संकुचित होकर छोटे छोटे धागे के रूप में पाए जाते हैं गुणसूत्र कहलाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। गुणसूत्र डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्ग ने की थी, जबकि नाम का वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46-23 जोड़ी होती है। नर व मादा में 22 जोड़ी व कायिक जनन गुणसूत्र समान तथा एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मादा में एक सेक्स तथा नर में एक स्वाई होते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की विधि को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहते हैं। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में व थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का मुख्य कार्य अमीनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण में की क्रिया में भाग लेना है। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में मिलता है और आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में मिलता है तथा कुछ मात्रा में केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाई जाती है। डीएनए जो होता है मुख्यतः केंद्रक में मिलता है तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं अर्थात एटीजीसी। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है अर्थात एयूजीयू। डीएनए मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ है अतः सभी सजीव कोशिकाओं की सूचनाओं को डीएनए अणुओं में समाहित करता है। और आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। केवल कुछ पादप एवं जंतुओं में, वायरसों में ही ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। डीएनए में क्षारकों की मात्रा आवश्यक रूप से समान होती है और आरएनए में क्षारकों की मात्रा असमान होती है। डीएनए अणु द्विरज्जु डबल स्टैंडर्ड एवं कुंडलित होते हैं, जिसमें दोनों रज्जु की विपरीत दिशा में सर्पिलाकार कुंडलन प्रदर्शित करते हैं। आरएनए अणु एक रज्जु सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, यद्यपि कभी कभी ये स्वयं कुंडलित होकर हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं। कोशिका विभाजन। किसी एक कोशिका सेल से 2 कोशिकाओं का बनना ही कोशिका विभाजन कहलाता है अर्थात मात्र कोशिका मदर सेल से पुत्री कोशिका डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन है। कोशिका बनने से लेकर के इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रिया को कोशिका चक्र सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में देखा तथा 1920 में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया था। हार्वर्ड और पेल्फ ने कोशिका चक्र को 4 चरणों में विभक्त किया था। इंटरफेज अवस्था, जीवन अवस्था, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण। G2 अवस्था कोशिका विभाजन की तैयारी। S अवस्था डीएनए संश्लेषण। M अवस्था कोशिका का विभाजन। M अवस्था की प्रकार प्रोफेज, फेटोफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज अवस्था में कोशिका उपापचय की क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है। वही माइटोसिस फेज या एम फेज में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस द्वारा तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका विभाजन से पहले डीएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है और असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन यह विभाजन कम विकसित कोशिका में जीवों में पाया जाता है, जैसे जीवाणु, नीलारी शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित होता है, फिर कोशिका द्रव्य। समसूत्री विभाजन यह विभाजन कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल में होता है। इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। समसूत्री विभाजन तो कोशिका में 1879 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था तथा सन 1882 ईस्वी में
मिटोसिस नाम दिया गया था। इस कोशिका विभाजन के दो मुख्य भाग हैं: कोशिका के केंद्र का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस: केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। केंद्रक का प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज केंद्रक कला एवं केंद्रिका का लुप्त होना है। स्पैन्डिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमेटिन का दिखना इस अवस्था में दृष्टिगोचर होते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु पर जुड़ते हैं। मेटाफेज में केंद्रिका झिल्ली लुप्त होती है। क्रोमेटिन का मेटाफेज प्लेट पर सेंट्रोमियर से जुड़ना। एनाफेज: इसमें गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में बंट जाता है। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक सेंट्रोमियर मिल जाता है तो यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। टेलोफेज: इस अवस्था में कोशिका अपने अधिकतम आकार में बढ़ती है और क्रोमेटिन को दोगुना कर लेती है और अपने आप को विभाजन करने के लिए तैयार कर लेती है। इस अवस्था में ही सेल प्लेट का निर्माण होता है तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। महत्व: इस विभाजन में माइटोसिस का महत्व घाव को भरने, अंगों का पुनरुद्भव, रीजनरेशन करने में है। यह सभी जीवों में वृद्धि का आधार है। इस विभाजन द्वारा मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही समान होती है। इस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक स्थायित्व बना है। जाइगोट्स में इसी प्रकार का विभाजन होता है। जाइगोट्स अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन के द्वारा की गई थी, लेकिन फार्बर तथा मूरी द्वारा 1902 में इसका नामकरण किया था। यह विभाजन जनन कोशिका सेक्स सेल में ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन, रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं। इस विभाजन में मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन द्वारा की गई थी, लेकिन फार्बर तथा मूरे द्वारा 1902 में इसका नामकरण किया गया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं सेक्स सेल में ही होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन, रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं तथा इस विभाजन में मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है: मिटोसिस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस: प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था बड़ी होती है। और समसूत्री विभाजन में कायिक कायिक सोमैटिक कोशिका में होता है और यह विभाजन जो होता है जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये पोषण की परिभाषा: वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण तथा जल है। यहीं पे है। वह संपूर्ण प्रक्रिया पोषण की परिभाषा: वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं,
पोषण कहलाता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल है या नहीं, इसका पता हम पोषण से चलता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास है। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक है। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता है। कार्य की प्रकृति, कठिन परिश्रम करने वाले पुरुष को 3600 कैलोरी, वही स्त्री रहेगी 3000 कैलोरी। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 2000 कैलोरी और स्त्री को 2100 कैलोरी। 8 घंटा काम करने वाले पुरुष को 3000 कैलोरी, स्त्री को 2500 कैलोरी। पोषक पदार्थ, संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबे समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तथा किसी भी पोषक की लंबे समय तक कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होता है। लंबे समय तक भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट व वसा करता है। शरीर में निर्माण व मरम्मत का कार्य प्रोटीन करता है। उपापचय मेटाबॉलिक क्रियाओं का पूर्ण करने में सहायता। विटामिन, खनिज, लवण व जल। विटामिन तथा खनिज लवण को संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। पोषण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। ऊर्जा उत्पादक, एनर्जी प्रोड्यूसर, इनकी ऑक्सीकरण से जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट व वसा। निर्माण पदार्थ, बिल्डिंग सब्सटेंस, शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे प्रोटीन। उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, जैव एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले उपापचय नियंत्रक। विटामिन, जल एवं खनिज लवण। आनुवंशिक पदार्थ, हेरिडिटी सब्सटेंस, आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए व आरएनए वायरस में होता है। भोजन के अवयव, दीर्घ पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। छठवां जल सत्व, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। सूक्ष्म पोषण तत्व, यह स्मरण रखने की बात है कि 12 वर्ष की उम्र वाले बालक का भोजन एक युवक के बराबर होता है और 14 से 18 साल की लड़की के लिए 2800 से 3000 कैलोरी का आहार पोषण के लिए ठीक है। इसी अवस्था के बालक के लिए पोषण 3000 से लेकर 3400 कैलोरी की आहार मिलना चाहिए। प्रतिदिन के आहार के भिन्न भिन्न तत्वों का अनुपात यह है कि प्रोटीन 100 ग्राम, जो पुरुष हल्का काम करता है उसको 3000 कैलोरी वाला आहार भी चाहिए। जो स्त्री पुरुष के बराबर काम करते हैं उससे उतना ही कैलोरी का आहार चाहिए। जो पुरुष कठिन काम करते हैं उनको 4000 कैलोरी वाले आहार की आवश्यकता होती है। किसी भोजन में 100 ग्राम से जितनी ऊर्जा मिलती है निकलती है उसे कैलोरी मान कहते हैं। मानसिक कार्य या श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को 3000 से लेकर 3200 कैलोरी चाहिए। मशीन चलाने वाले, टर्नर, मोटर ड्राइवर, वस्त्र उद्योग के मजदूर को 3500 कैलोरी। आंशिक मशीनीकृत शारीरिक कार्य में लगे व्यक्ति जैसे यंत्र बनाने वाले, कृषि मजदूर, फिटर को 4000 कैलोरी। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले के जैसे कूली, गोदी मजदूर आदि को 4500 से 5000 कैलोरी। गर्भवती महिला को 2800 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। दूध को एक संतुलित या पूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी तथा आयरन नहीं पाया जाता, जबकि अन्य सभी अवयव एवं तत्व पाए जाते हैं। केवल दूध का लगातार सेवन करते रहने से एनीमिया, रक्तहीनता, लोहा की कमी के कारण रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CH2O पूरे का होल n होता है।
कार्बोहाइड्रेट शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल सर्वाधिक मात्रा में 80 से 85% चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, गन्ना, जूस, दूध, अंगूर, फल व शलजम आदि हैं। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। शर्करा या ग्लूकोज को यकृत या लीवर ग्लाइकोजन में बदल देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। एटीपी या एडीपी में जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल करके इसका संग्रह कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी होने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स C6H12O6 यह साधारण शर्करा होती है। जल में विलय होती है। यह फल व शहद से प्राप्त होती है। ट्रायोस ग्लिसरैल्डिहाइड, ट्रैक्टोज, इरेथ्रोज, पेंटोज, राइबोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज। ग्लूकोज ग्रेप्स शुगर या ब्लड शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट या हनी शुगर, ग्लैक्टोज ब्रेन शुगर या मस्तिष्क शर्करा, मैनोज ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठी या सैकेरिन कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। गैलेक्टोज सबसे कम मीठी मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। फ्रक्टोज फलों से व गैलेक्टोज दूध से प्राप्त की जाती है, जबकि माल्टोज अनाज से प्राप्त की जाती है। मैनोज अंडे और लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा है। ग्लूकोज रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ग्लूकोज एक अणु के टूटने पर इसे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होती है। एटीपी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल होती है, 1769 कैलोरी। ग्लूकोज रक्त में 80 से 100 ml सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली शर्करा होती है। डाइसैकेराइड शर्करा C12H22O11 दो मोनोसैकेराइड्स मिलकर के डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण करते हैं। ओलिगोसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 से 10 के बीच, जबकि डाइसैकेराइड में शर्करा के अणुओं की संख्या 2 होती है। माल्टोज जो होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। मधुमक्खियाँ पुष्प का पराग अर्थात सुक्रोज चूस करके इसे शहद अर्थात फ्रक्टोज में रूपांतरित कर देती है। पॉलीसैकेराइड C6H10PO5 का N 2 से अधिक मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ करके मिलकर पॉलीसैकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। पॉलीसैकेराइड शर्करा में शर्करा के अणुओं की संख्या 10 से अधिक होती है। यह जल में अविलेय है। एग्जाम्पल के लिए सेलुलोज, स्टार्च, अम्ल, ग्लाइकोजन, काइटिन। पॉलीसैकेराइड शर्करा ग्लूकोज से 10,000 अणुओं का संयुक्त रूप होती है। सेलुलोज को लकड़ी से, कागज से, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जबकि स्टार्च को आलू, गन्ना व चावल से प्राप्त किया जाता है। ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन तथा स्टार्च मंड को पेड़ पौधों का संचित भोजन कहा जाता है। सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसैकेराइड शर्करा है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कवक की कोशिका भित्ति जलीय अधिक पौधों, उदाहरण के लिए केकड़ा, झींगा एवं चिराट, और कीटों की बाँस, कंकाल, भारी ऑर्डर, घोंघे के घर, शरीर तथा समुद्री फेनी व ऑक्टोपस सहित शीर्ष पादों की चोंचों का मुख्य घटक है। स्टार्च मंड और सेलुलोज दोनों प्राकृतिक बहुलक होते हैं। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेलुलोज उस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। प्रोटीन की खोज गेरार्डस जोहान्स मुल्डर ने 1837 तथा प्रोटीन शब्द का संक्षिप्त प्रयोग जे बार्जेलियस ने 10 जुलाई 1838 ने किया था।
प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक व जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन कार्बन कितना जरा बताइए भी।